एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में अगस्त महीने के टारगेट्स को मैं शेयर करने वाला हूँ आरओ प्री और यूपी पीसीएस प्री के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ आपको टारगेट्स वगैरह, उसमें खास चीज़ ये है कि मैंने इसमें टॉपिक वाइज चीज़ों को रखा है। आपको याद होगा कि मैंने अभी जब पहले आपको टारगेट दिए थे तो उसमें मैंने मतलब जो 1 महीने के टारगेट थे उसमें मैंने आपको आवर्स के हिसाब से दिया था, उसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज स्पेसिफिकली नहीं दिया था, क्योंकि अभी तक जितनी भी बार टारगेट्स रहे हैं वो टॉपिक वाइज ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी एक हैबिट बिल्डिंग हो रखी थी कि टॉपिक वाइज आप करते थे एंड आपको उससे बहुत फ़ायदा भी होता था। सो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे, तो मैंने इसलिए आप लोगों की बात को समझते हुए कंसीडर करते हुए मैंने टॉपिक वाइज ही कर दिया है। बट इन टारगेट्स को आप कंप्लीट जरूर करिएगा। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप शफल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एक्जैक्टली इसी को रेप्लिकेट करना है। ये एक टेम्पलेट है, ये एक फ्रेमवर्क है, इसको अपने हिसाब से शेड्यूल कर लीजिए। सपोज मैंने अगर यूपी स्पेशल रखा हुआ है तो उसमें अगर आपका यूपी स्पेशल तैयार है तो आप उस टाइम पर कोई और चीज़ रख सकते हैं, या अगर आप साथ ही में यूपी स्पेशल को तैयार कर भी रहे हैं तो उसमें जो टॉपिक्स आपके तैयार हैं तो उस टाइम पर आप रिवीजन कर लीजिए, 1-2 टॉपिक आप आगे पीछे अपने कर लीजिए। तो मतलब फ्रेमवर्क है, आप उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लीजिए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ें इस सीक्वेंस में आपको करने से हेल्प ज़्यादा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बेटर वे में समझ में आती हैं। बात करता हूँ, देखिए 1 अगस्त को यूपी स्पेशल शुरू हो रहा है, उसमें आपको सबसे पहले यूपी की हिस्ट्री को तैयार करना है। यूपी स्पेशल 3 से 4 बार मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैंने उसमें आपको डिकोड करके भी बताया हुआ है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह से करोगे चीज़ें। यूपी की हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न 3 टाइप की है, इसको तीनों को आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उन पर फोकस करना है आपको, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2 अगस्त को यूपी का आर्ट एंड कल्चर, यूपी में जो साहित्य लिखा गया है और यूपी में जो साहित्यकार रहे हैं और जो पत्रकारिता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन जो यहाँ के प्रमुख जिलों से निकलती हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि प्रताप कहाँ से निकलता था, कहाँ से रिलीज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कानपुर है। 3 अगस्त की बात की जाए तो आपको उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में पढ़ना है, यानी कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो आपको पढ़ना है। प्रमुख स्थल और जो संग्रहालय हैं, यानी कि जो म्यूजियम है, लोकेशंस वगैरह हैं, उनके बारे में आप देखेंगे और प्रमुख जिले वगैरह देखेंगे और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि लखनऊ है, बरेली है, या मेरठ है, कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, तो इसमें कौन कौन सी खास चीज़ें हैं, लोकेशंस हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यूपी की जनगणना आप 4 अगस्त को करेंगे। यूपी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने पहले भी कर लिया है, इसको आप यहाँ पर रिवाइज करेंगे और इन जिलों से रिलेटेड जो मेन फैक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो आप 4 अगस्त को करेंगे। सेंसस वाला पार्ट इसमें जो है वो मेन है, ये इसके नोट्स मैंने आपको पहले टेलीग्राम पर दे दिए थे, पिछले साल ही दे दिए थे, तो वो आप रिवाइज कर लेंगे, उसमें से भी आपका काम बन जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त की बात आती है। 5 अगस्त को आपको यूपी की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यूपी का, वो आपको देखना है कि कहाँ पर तराई रीजन है, कहाँ पर भाबर रीजन है, ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर प्लेन्स हैं गंगा यमुना के। इसके बाद में यूपी की जो मिट्टियाँ हैं, कितने टाइप की मिट्टी यूपी में होती है वो आपको देखना है। यूपी की रिवर्स कौन कौन सी है, मेन रिवर कौन सी हैं और उन पर जो बने हुए डैम हैं वो आपको देखने हैं। यूपी में कितने टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं और यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं। 6 अगस्त की अगर बात की जाए तो आपको इसमें यूपी की एग्रीकल्चर के बारे में देखना है कि यूपी में कितने टाइप की फसलें होती हैं, जो रबी की फसलें हैं वो क्या हैं, खरीफ की फसलें क्या हैं, और ये जो खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए, या फिर जो ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, ये किस टाइप की फसलों में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रबी खरीफ फसलों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये आरओ में बहुत स्पेसिफिकली पूछा जाता है। यूपी के मिनरल्स, यूपी में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, स्पेशली जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर वाला रीजन है वहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र वगैरह के रीजन में पाई जाती हैं। देन यूपी में जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको देखना है कि किस चीज़ के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट बहुत पॉपुलर है, किस इंडस्ट्री के लिए। यूपी में जो मेन ट्राइब्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनकी कुछ खास बातें भी हैं वो भी आपको देख लेनी है। जैसे थारू वगैरह है तो थारू ट्राइब है, तो उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये कहाँ पर ज़्यादा इनका जो ज़्यादा ये संख्या में आपको मिलते हैं लोग, एंड इनके जो खान पान है वो इस तरीके का है, ये इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कुछ खास इनकी जो बातें हैं वो आपको देखनी है। यूपी में इरिगेशन का क्या कल्चर है, क्या कैसे यहाँ पर सिंचाई की कितनी चीज़ें हैं, कौन सी नहर यहाँ पर है, आगरा नहर जो है उसका क्या मतलब है, और जो पूर्वी नहर है, जो आपकी पूर्वी यमुना नहर है, गंगा नहर है, ये सब क्या है, कहाँ से निकल रही हैं, ऊपरी गंगा नहर क्या है, निचली गंगा नहर जो है वो क्या है, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ से ये जा रही हैं, किन किन स्टेट्स को ये हेल्प कर रही हैं, कहाँ कहाँ तक इनका पानी पहुँच रहा है, वो आपको इसमें देखना होता है। 7 अगस्त की बात आएगी तो इसमें आप यूपी के जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेंगे, साथ ही जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप देखेंगे। 8, 9 और 10 अगस्त को आप यूपी स्पेशल का रिवीजन करेंगे। यहाँ पर आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट हो गया है, मेन इतने ही चैप्टर है, इन्हीं से चीज़ें आती हैं, तो ये आपको ढंग से पढ़ लेना है। 3 दिन में आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं यूपी स्पेशल को। इसके बाद में आप इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट आपने ऑलरेडी 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट सभी को तैयार है, जल्दी से इसका भी एक क्विक यहाँ पर ले लेते हैं।
11 अगस्त को आपको इन्वायरमेंट में जो पर्यावरण और सतत विकास वाला चैप्टर है उसको तैयार करना है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप यूपीपीएससी 2023 का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, आपको 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही मिलेंगे। इसी टॉपिक पर 4 क्वेश्चन आए हुए थे। 12 अगस्त की जब बात की जाए तो इसमें आपको इकोसिस्टम का टॉपिक पढ़ना है और साथ में बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ना है और साथ ही जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल वगैरह है उनके बारे में आप पढ़ेंगे। मान लीजिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो वो क्या है और कब हुई थी ये आपको देखना है। 13 अगस्त को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझेंगे, साथ ही क्लाइमेट चेंज को समझेंगे, दोनों इंटर रिलेटेड है। इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट वगैरह और वाइल्ड लाइफ वगैरह है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आप देखेंगे। 14 अगस्त की बात की जाए तो इसमें आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और ऑल्टरनेटिव एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है इसको आप देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, मैन बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, और जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ये कितने टाइप की हैं, कौन सी है, कहाँ पर है, ये आपको देखनी है। और पॉल्यूशन का चैप्टर आपको पढ़ना है ढंग से, उसमें कितने टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, ये आप देखेंगे पॉल्यूशन वाले चैप्टर में। 15 अगस्त की बात आएगी, इंडिपेंडेंस डे रहेगा, उस दिन आप थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। वाटर कंजर्वेशन का चैप्टर है, जल संरक्षण का, इसमें जो मेन अथॉरिटी होती है वाटर कंजर्वेशन वगैरह के लिए उनको आप देखेंगे। जो गंगा को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, उसको स्वच्छ बनाने के लिए जो अथॉरिटी वगैरह है, जो चीज़ें या जो एक्शन प्लान लिए गए हैं उनको बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर मिसलेनियस का जो सेक्शन है उसको आप रिवाइज़ करेंगे। 16, 17, 18 में आप इन्वायरमेंट का कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे, यानी कि 3 दिन आपको इन्वायरमेंट में भी रिवीजन के दिए जा रहे हैं, तो 3 दिन आप एक्चुअल में रिवाइज़ करेंगे। मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने जितना ही जिस तरह से बताया जा रहा है अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप देखेंगे कि आप ये सारे सब्जेक्ट्स पर कमांड बना चुके होंगे, क्योंकि 3 से 4 बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 11 फरवरी को पेपर दिया था वो सब चीज़ें 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं। अब इसकी ये जो हो रहा है इसके बाद एकदम उनके सब्जेक्ट पर पूरी कमांड हो चुकी होगी। 19 अगस्त की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी पॉलिटी शुरू होती है, यानी कि राज्य व्यवस्था। ये भी आपने पढ़ी है लेकिन अगेन इसका एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी पीसीएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पॉलिटी का। सो पॉलिटी में जब बात आएगी तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आपको सबसे पहले पढ़ना है। अब इसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन आता है कि कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम जो बने थे, जो पारित हुए थे, और एक था जो ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो अधिनियम, जो एक्ट पारित हुए थे, वो दोनों को ही आपको बारी बारी से देखना है। देन बात आती है 20 अगस्त की, 20 अगस्त की। इसमें आपको संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान को बनाने की जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेन कमिटीज़ थी उनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे, जो लोग इंगेज थे, नोटेबल पर्सनैलिटीज़ थी, उनके नाम आपको पढ़ने हैं, उनके नाम देखने हैं। संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि संविधान में कहाँ से कौन सी चीज़ किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, किस कंट्री के, वो आपको देखना है, एग्जैक्ट याद रखना है। इसके बाद में 21 अगस्त को भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि पार्ट 10 में क्या है, पार्ट 15 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किस पार्ट में है, तो ये सब आपको देखना है। इसके बाद में आपके आ जाएंगे संविधान के अनुच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी पीसीएस में गारंटीड इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 1 से 50 तक के आर्टिकल्स तो रटे होने चाहिए। इसके अलावा जो मेन आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 55 हो गया, 98 हो गया, 74 हो गया, आर्टिकल 110 हो गया, ये सब आपको ढंग से पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे लगातार पूछे जा चुके हैं। आपने देखा होगा आर्टिकल 267 पूछा जा चुका है आपसे आर्टिकल 245 से 255 पूछा जाता है, आपसे जो पंचायत वाले हैं वो पूछा जाता है, आपसे आर्टिकल 323 पूछा जाता है। तो ये सब ऐसे है कि ये रिपीटेडली पूछे गए हैं, इनको आप पढ़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 22 अगस्त की अगर बात की जाए तो इसमें आपको संविधान की अनुसूचियाँ देखनी है, जो लिस्ट वगैरह होती हैं, और लिस्ट वगैरह कहाँ से ये टॉपिक लिया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है लिस्ट वगैरह का, ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया है या कुछ और है आप बताएंगे। प्रीएम्बल के बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें कितने टाइप्स के जस्टिस की बात की गई है वो आप बताएंगे। इसके बाद में आप पढ़ेंगे शासन प्रणाली। इसके बाद में आप देखेंगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या कैसे चीज़ें होती हैं। 23 अगस्त की जब बात आएगी तो इसमें आप नागरिकता का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सिटीजनशिप का जो टॉपिक है वो आप ढंग से पढ़ेंगे। देन इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये क्या होते हैं, इनको आपको पढ़ना है मिलाकर ही। ये तीनों चारों जो टॉपिक हैं। 24 अगस्त की अगर बात की जाए तो इसमें आप प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रपति, और वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आपसे यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे। तो मैं आपको जब टॉपिक दे रहा हूँ तो मैं आपकी उसकी इंपॉर्टेंस भी बताता चल रहा हूँ, सो दैट आप इसको किसी भी तरह से नेग्लेक्ट ना करें। इसके बाद में आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, जो कैबिनेट वगैरह होती है, और महान्यायवादी, महाधिवक्ता। देखिए महान्यायवादी होता है वो पूरे इंडिया के लिए होता है, पूरे कंट्री के लिए है, और जो महाधिवक्ता है वो आपके स्टेट के लिए होते हैं। तो जो महाधिवक्ता और महान्यायवादी हैं इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148, इनके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है 25 अगस्त की। 25 अगस्त को आपको पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। लोकसभा के इलेक्शन अभी हाल में हुए थे, आपने देखा।
अब पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा का जो कार्य संचालन है वो किस तरह से होता है, जो मोड ऑफ बिजनेस वगैरह है वो आपको पूरा देखना है। इसके अलावा जो लेजिस्लेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि कानून बनने की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, उसके बारे में आप देखेंगे। 26 अगस्त को संसदीय समितियाँ यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप की, वो आपको पता होना चाहिए। किसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, किसमें राज्यसभा के मेंबर होते हैं, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा मेन है, कौन किसको रिपोर्ट सौंपता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देन इसके बाद में संसदीय अधिनियम आपको पढ़ना है। देन गवर्नर और राज्य का विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। गवर्नर को आप यानी कि राज्यपाल को आप राज्य के विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके बाद में बात आती है 27 अगस्त की। 27 अगस्त को आप सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और हाई कोर्ट की जब बात आएगी तो उसके साथ में फिर आप जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। 28 अगस्त को आप केंद्र राज्य संबंध यानी कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, सरकारिया कमीशन वगैरह, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात आ जाती है, तो ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद में फाइनेंस कमीशन एक होता है पूरे इंडिया के लिए, एक होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो दोनों को ही आपको समझना है, दोनों के क्या रोल होते हैं, क्या प्रोविज़न होते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे फाइनेंस कमीशन वाला बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में 29 अगस्त को आप नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। लोकपाल और जो अन्य महत्वपूर्ण आयोग होते हैं, जैसे मान लीजिए SC ST के लिए जो कमीशन बने हुए हैं, विमेन के लिए जो कमीशन बने हुए हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बना है अगर, तो इस टाइप के जितने भी कमीशन है वो आपको मेन देख लेने हैं। और अस्थायी विशेष प्रावधान जो होते हैं ना वो भी आपको देखने हैं। 30 अगस्त की जब बात आती है तो आप स्पेसिफिकली चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में इलेक्शन हुए भी हैं, इलेक्शन कमीशन ने पूरा कंडक्ट करवाया, तो ECI के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन श्योर हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, या तो आर्टिकल से रिलेटेड आएगा या फिर उसमें जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में राजनीतिक दल यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी कौन सी कितनी पार्टी हैं, किसका गठन कब हुआ था, किसने किया था और किस साल हुआ था गठन, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में इतना एटलीस्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद में 31 अगस्त की अगर बात की जाए तो आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि वही जो आपका पंचायत वगैरह होता है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो क्या होता था कि पंचायत वगैरह से रिलेटेड हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो, लेकिन अब वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाकर भी पूछते हैं, एक लेयर अंदर जाकर भी पूछते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब इस बार अशोक मेहता कमेटी के बारे में पूछा गया था तो उनकी जो रिकमेंडेशन थी, जो अनुशंसा वगैरह थी, उसके बारे में पूछ लिया गया था कि उन्होंने किस चीज़ की अनुशंसा की थी, किस चीज़ को रिकमेंड किया था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो ये पंचायत वाला टॉपिक पूरा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है UPPSC का, तो इसको आपको और अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपको 1, 2, 3 और 4 सितंबर को ये जो 4 दिन रहेंगे, इसमें आप पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन करेंगे, थॉरोली आपको रिवाइज करना है चीज़ों को। 5 सितंबर से जब बात आएगी ज्योग्राफी के टारगेट्स की, तो इसमें आप इंडियन ज्योग्राफी के टारगेट्स को देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के टारगेट्स में जो सामान्य परिचय है यानी कि जो जनरल इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले आप उसको तैयार करेंगे। इसमें आपको क्षेत्रफल वगैरह देखना है, इंडिया का जो एरिया है वो आप देखेंगे। उसके बाद में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम क्या चीज़ है ये आप समझेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको पढ़ना होता है। इसके बाद में जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, जैसे मान लीजिए कि नेपाल है, चाइना है, श्रीलंका है, या और भी जो भी पाकिस्तान वगैरह है, तो ये सब जो कंट्रीज़ है बॉर्डरिंग, इनको आपको देखना है। 6 सितंबर की जब बात आएगी तो इसमें जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, वो आपको देखना है कि नॉर्थ में किस तरह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, मिडिल में किस तरीके का है, साउथ एरिया में किस तरीके का है, माउंटेन्स कहाँ पर है, प्लेट्यू यानी कि जो पठारी एरिया है वो कहाँ पर है, और जो डेक्कन का एरिया है वहाँ पर किस तरीके का है। मध्य प्रदेश वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या किस तरीके का टेरेन है। यही अगर आप बात करेंगे लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर आपको किस तरीके का देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखना है। 7 सितंबर की बात आएगी तो यहाँ पर आप घाटियाँ यानी कि वैलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट जो वैलीज़ हैं इंडियन स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज़ में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं यानी कि दर्रे, उनके बारे में आप देखेंगे, और जो ग्लेशियर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के, उनको आप देखेंगे। इसके अलावा कोस्टल एरिया की बात आ जाती है, इसमें आपकी इंडिया की जो शोर लाइन है उसको आप देखेंगे, जिसमें जैसे इसमें पूर्वी तट वगैरह आ जाता है और पश्चिमी तट आता है। पश्चिमी तट पर आपका गोवा, मुंबई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वहीं अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे, जो आपका पूर्वी तट है ईस्टर्न साइड, तो वहाँ पर आपका बेसिकली ये विशाखापट्टनम वाला जो एरिया है ना, आंध्र प्रदेश वगैरह का, वो आपका आ जाता है। तो इसको आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद में 8 सितंबर की जब बात आएगी तो इसमें आप इंडिया के आइलैंड्स के बारे में देखेंगे। इंडिया के जो भी मेन आइलैंड्स हैं उनको आप देखेंगे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया, तो ये सब आपको बेसिकली देखने हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडिया की ट्राइब्स या स्पीशीज़ वगैरह हैं, उनका आप नाम आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सिक्किम है तो वहाँ की जो मेन जो ट्राइब है वो कौन सी है, लेप्चा है या कोई और है। इसी तरीके से MP की, राजस्थान की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है अफवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज पैटर्न का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको 2-3 सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। एक आपका गंगा नदी तंत्र है, गंगा रिवर सिस्टम है। एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। और फिर आपका जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, तो इन सब के बारे में आपको देखना है कि इनकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रही है और इनका जो ड्रेनेज है वो कहाँ से हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। 9 सितंबर की जब
जब बात आएगी तो यहाँ पर आप नदियों के किनारे जो भी स्थित नगर हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो वाटरफॉल्स वगैरह हैं मेन उनको आप पढ़ेंगे, और इसके साथ में जो झीलें हैं, लेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं, वो आपको देखना है। मानसून जो कि अभी आने वाला है यूपी में, तो मानसून के बारे में आप ढंग से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो वर्षा का पैटर्न है, यानी कि जो बारिश वगैरह कैसे होती है, क्या होती है, मानसून कितने टाइप का होता है, कहाँ आता है, कहाँ पर वर्षा कम होती है, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, किस एरिया में बढ़ने पर वर्षा जो है वो कम होती चली जाती है, ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है, तो ये आपको देखना रहता है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, ये आपको देखना है, मिट्टियाँ कितने टाइप की होती हैं, किस एरिया में कहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको पढ़ना है ढंग से। 10 सितंबर की बात आएगी तो आप नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, इरिगेशन वगैरह देखेंगे, कैनाल्स वगैरह देखेंगे, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, ये आपको देखना होता है। फूड क्रॉप्स वगैरह क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स बेसिकली जैसे गन्ना वगैरह हो गया, जिनसे कैश बहुत ईजिली जनरेट आपका हो जाता है। फूड क्रॉप्स में आप बेसिकली जो देखते हो, जैसे गेहूँ वगैरह हो गया, चावल वगैरह हो गया, तो ये सब आपकी फूड क्रॉप्स में आ जाती हैं। इसके अलावा जैसे तिलहन है, दलहन है, रेशम है, तो इनके बारे में आप देखेंगे। बागानी फसलों के बारे में देखेंगे। झूमिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। झूमिंग कल्टीवेशन कई जगह का है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर झूमिंग कल्टीवेशन है उसका नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन है वो झूमिंग कल्टीवेशन ही। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं उसको और बाकी स्टेट्स में क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है या कुमारी, कहाँ पर बोला जाता है झूमिंग कल्टीवेशन को, तो ये आपको बताना है। फिर 12 सितंबर की जब बात आएगी तो उसमें आप पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आप जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा मिनरल जो है वो उसकी माइंस वगैरह हैं, कहाँ पर वो मिल रहा है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए बहुत पॉपुलर है। या अगर जस्ता है, जिंक, तो वो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। कुछ चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। लेड वगैरह के लिए आपको जो मेन जगहें हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा जो रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया हैं, इंडिया में जो मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या रिसर्च सेंटर हैं, उनके आपको नाम देखने होते हैं। 13, 14 और 15 सितंबर को आपको इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करना है अच्छे से। 3 दिन बहुत रिवीजन करने के लिए, आप पहले भी ज्योग्राफी को पढ़ चुके हैं, तो 3 दिन में इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 16 सितंबर की जब बात आएगी तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स वाला जो चैप्टर है ना, वो पूरा पढ़ना है। इसमें आपका पूरा जो सोलर सिस्टम है वो आ जाएगा। जो भी मेन आपके प्लैनेट है उनके बारे में जो खास फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आप अर्थ का जो चैप्टर है ना, उसको भी कंप्लीटली तैयार करेंगे। अर्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है, जो भी थ्योरी वगैरह है वो भी आप देखेंगे। 17 सितंबर की जब बात आएगी तो यहाँ पर आपको वोल्केनो और अर्थक्वेक, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। साथ ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं जितने भी, उनके जो मेन फैक्ट्स हैं, मेन जो खास बातें हैं वो आपको देखनी है। इसी तरीके से जो वर्ल्ड के मेन प्लेट्यू हैं और मेन जो वैली हैं उनको आप पढ़ेंगे। 18 सितंबर की जब बात आएगी तो आपको डिज़र्ट वगैरह देखने हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जो मेन डिज़र्ट हैं वो आपको देखने हैं। ज़्यादातर पश्चिमी साइड में होते हैं कंट्रीज़ के, कॉन्टिनेंट्स के, तो वो आपको देखना है कि कौन कौन से मेन हैं। घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड जो है वो कौन कौन से हैं और इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट में क्या नाम दिया जाता है। वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं मेन वो और उनके जो बॉर्डर हैं और जो लैंडलॉर्ड कंट्री वहाँ पर हो रही है, उन कंट्रीज़ की वजह से वो और इन कंट्रीज़ के पुराने नाम, ये सब आपको देखने हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं वो आपको देखनी है, और देशों की राजधानियाँ यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी आपको एक तो कैपिटल देखनी है, और आपको ये देखना है कि जो दो कंट्री हैं इंटरनेशनल, वो एक दूसरे के बीच में जो बॉर्डर बना रही हैं उनको हम वहाँ पर किस नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है तो उसको हम किस इंटरनेशनल सीमा रेखा से जानते हैं। इसी तरह से अगर 19 सितंबर की बात की जाए तो आपको भौगोलिक उपनाम वगैरह देखने हैं, जो कंट्रीज़ को नाम वगैरह दिए जाते हैं। जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन है, किसको बोला जाता है, तो इस तरह से आपको याद करना है। इसके अलावा जलमंडल क्या होता है, विश्व के जो प्रमुख सागर हैं वो कौन कौन से हैं, महासागरीय धाराएं यानी कि जो ओशियन करंट्स हैं वो कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, हॉट वाटर करंट होती हैं, कोल्ड वाटर करंट होती हैं, तो ये सब क्या है। इसके अलावा सैलिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लवणता का, वो क्या होता है। विश्व की जो मेन नदियाँ हैं और उन नदियों के किनारे जो नगर हैं वो आपको देखने हैं कि कौन कौन सी नदी के किनारे मेन नगर हैं। और कई बार तो कंट्रीज़ की जो कैपिटल है वो भी नदियों के किनारे ही बसी होती हैं, तो उनके नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं। 20 सितंबर की जब बात आएगी तो आपको आइलैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड के जो मेन आइलैंड्स हैं और उन पर किसने कैप्चर कर रखा है, किसके कंट्रोल में है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो मेन वर्ल्ड की झीलें हैं, ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा और अफ्रीका वगैरह में आपको झीलें देखने को मिलती हैं, तो इन झीलों के नाम आपको याद रखने हैं एक्जैक्टली। वाटरफॉल्स वगैरह जो वर्ल्ड के मेन हैं वो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। कैनाल्स वगैरह कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, वो आपको नाम याद रखने हैं उनके। और वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे अगर आपसे हूवर डैम पूछा जाए कि कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो आपको एक्जैक्टली याद होना चाहिए। तो वर्ल्ड के आपको इंपॉर्टेंट डैम्स, लोकल विंड्स, अब जैसे अफ्रीका में कोई अगर विंड लोकली चलती है वहाँ पे तो उसका नाम क्या है, या अगर मोरक्को में कोई चल रही है, या अगर फ्रांस में कोई चल रही है, स्विट्ज़रलैंड के आसपास कोई चल रही है, इटली में कोई चल रही है, तो इस तरीके की जो लोकल विंड्स होती है ना उनके स्पेशल नाम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मिस्ट्रल है तो मिस्ट्रल कहाँ पर बोला जाता है, ब्लिज़ार्ड वगैरह है तो वो कहाँ पर बोला जाता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की सॉइल होती हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल पैटर्न वगैरह, तो वो आपको देखना है। इसके अलावा जो वर्ल्ड की मेन ट्राइब्स हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो हौसा ट्राइब है वो कहाँ पर है, या जो फुलानी ट्राइब है वो कहाँ पर है, तो आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको एक्जैक्टली याद रखना है कि कौन सी ट्राइब किस कॉन्टिनेंट या किस कंट्री की है। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है पूरी
वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो भी बेसिक चीज़ें आती हैं वो आपको ढंग से पढ़नी है। 21 सितंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी मेन पोर्ट्स हैं वो आपको देखने हैं। जैसे अगर बात की जाए रॉटरडैम की, तो रॉटरडैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो वो किस लिए पॉपुलर है और वहाँ पर कितने साल पुराना है, वहाँ पर से किन किन कंट्रीज़ के लिए चीज़ें वहाँ से ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो आपको देखना है। तो इस तरीके से जो भी वर्ल्ड के मेन पोर्ट हैं वो आप देखेंगे। 22, 23, 24 और 25 सितंबर को आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। तो ये आपके 25 सितंबर तक के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं। इसके आगे के आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूँगा। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तैयारी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए जो भी हेल्पफुल हो सकती हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।